हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ऑफ ज्ञानपुर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम अर्थात मानव श्वसन तंत्र की। सबसे पहले बात करेंगे श्वसन की परिभाषा। नंबर 2 पे बात करने वाले श्वसन से जुड़े अंग। नंबर 3 पे बात करते हैं श्वसन की क्रियाविधि तथा अंत में बात करेंगे श्वसन से संबंधित रोग। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं हम श्वसन की परिभाषा। एक ऐसी क्रिया जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन का ग्रहण करना, जिससे खाद्य पदार्थों व शर्कराओं का अपघटन किया जाता है, जिसे हमें उत्पाद के रूप में एनर्जी प्राप्त होती है तथा अंत में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ दिया जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। अब बात करते हैं श्वसन से संबंधित अंग। नंबर 1 पे आती है नेक या नासा। नंबर 2 पे आती है नेसल कैविटी या नासा गुहा। नंबर 3 पे आती है फेरिंक्स या ग्रसनी। नंबर 4 पे आती है लेरिंग्स या कंठ। नंबर 5 पे आते हैं ब्रीथ ट्यूब या श्वास नली। नंबर 6 पे आते हैं लंग्स या फेफड़े। तो दोस्तों, ये थे श्वसन के अंग। आगे हम बात करते हैं इन अंगों की कार्य प्रणाली के बारे में। सबसे पहले आते हैं नासा छिद्र। मानव में एक जोड़ी नासा छिद्र उपस्थित होते हैं जिनसे वायु अंदर प्रवेश करती है। नासा छिद्र नासा गुहा में खुलते हैं। नासा गुहा में छोटे छोटे रोम या बाल उपस्थित होते हैं तथा यह श्लेष्मा झिल्ली द्वारा ढका रहता है। इन बालों के माध्यम से वायु को छान लिया जाता है। नासा गुहा आगे नासा मार्ग से होते हुए नासा ग्रसनी में खुलते हैं। नासा मार्ग में 4 प्रकार की अस्थियां उपस्थित होती है: नेजल, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला तथा एथेमाइड। नासा ग्रसनी के माध्यम से वायु पीछे की ओर कंठ में धकेल दी जाती है। कंठ का आकार त्रिभुजाकार कक्ष के समान होता है, जिसमें 4 प्रकार की उपास्थियां उपस्थित होती हैं: थायराइड, क्रिकोइड, एरिटेनोइड तथा एपिग्लोटिस। कंठ आगे चल के श्वास नली में खुलता है। श्वास नली का आकार 5 से 12 सेंटीमीटर का हो सकता है, जो वक्ष गुहा तक फैली रहती है। वक्ष गुहा की साइड यह 2 हिस्सों में बटी रहती है। श्वास नली को सी आकार की उपास्थियां सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं। श्वास नली पर ही पक्षमापी सेल्स उपस्थित होती है, जिनके माध्यम से सूक्ष्म कणों तथा बैक्टीरिया का भक्षण किया जाता है। श्वास नली आगे फेफड़ों तक जाती है। मानव में 2 प्रकार के फेफड़े पाए जाते हैं: दायां फेफड़ा तथा बायां फेफड़ा। दाएं फेफड़े का आकार बड़ा होता है तथा यह 3 पालियों में बटा होता है। बाएं फेफड़े का आकार छोटा होता है तथा यह 2 पालियों में बटा होता है। मानव के फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य परशु का पिंजर का होता है। मानव के फेफड़ों में श्वसनिकाएं उपस्थित होती है, जो आगे चल के 3 उपश्वसनिकाओं में बढ़ती है: प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय। ये उपश्वसनिकाएं आगे चल के कुपिका कोश या एट्रियम में खुलती हैं। कुपिका कोश का आकार 0.2 मिलीमीटर का होता है तथा यह प्यालेनुमा साइज की होती हैं। यह अत्यंत पतली होती हैं तथा इनमें केशिकाओं का जाल पाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे मानव श्वसन तंत्र के अंगों के कार्य। अब बात करते हैं श्वसन तंत्र की क्रियाविधि। मानव में श्वसन की क्रियाविधि 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला अंतःश्वसन या इंस्पायरेशन, दूसरा उत्श्वसन या एक्सपायरेशन। नंबर 1 पे बात करते हैं हम इंस्पायरेशन की। इस क्रिया में ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जब वायु अंदर ग्रहण की जाती है तब डायफ्राम तथा अंतरपृष्ठ पेशिकाओं में संकुचन होता है। इस संकुचन के कारण वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे फेफड़ों का वायुदाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। वायुदाब के इस अंतर को बराबर करने के लिए श्वसन मार्ग से वायु होती हुई कुपिकाओं में इतनी तेजी से भरी जाती है तथा तब तक भरी जाती है जब तक कि वायुदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर न हो जाए तथा इस ऑक्सीजन का उपयोग रक्त के शुद्धिकरण तथा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण में किया जाता है तथा अंत में CO2 का निष्कासन शरीर से बाहर कर दिया जाता है। CO2 के निष्कासन की क्रिया को एक्सपायरेशन कहते हैं। इस अवस्था में डायफ्राम तथा अंतरपृष्ठ पेशिकाएं शिथिल अवस्था में रहती हैं तथा वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है, जिससे फेफड़े संपीड़ित हो जाते हैं तथा अंत में CO2 श्वसन मार्ग से होकर बाहर छोड़ दी जाती है। आगे हम बात करते हैं श्वसन से संबंधित रोग। नंबर 1 पे आता है अस्थमा।
यह रोग परागकण, धूलकण, खाद्य पदार्थों तथा धूम्रपान से होने वाली एलर्जी के कारण होता है। इस रोग में रोगी व्यक्ति को सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई होती है तथा जब यह वायु बाहर छोड़ता है तब इसके गले से सीटी बजने की आवाज़ निकलती है। इस रोग से बचने के लिए ब्रांकोडायलेटर तथा एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 पे आता है निमोनिया। यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया द्वारा होता है, जिसका संक्रमण सीधा फेफड़ों पे होता है। यह रोग वृद्धों तथा बच्चों में अत्यधिक देखा जाता है। इस रोग में व्यक्ति को सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई होती है। इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स तथा ब्रांकोडायलेटर दवाइयों का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 पे आते हैं फेफड़ों का कैंसर। यह रोग अत्यधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में ज़्यादा देखा जाता है, जिससे फेफड़ों में अत्यधिक धुआं भर जाता है तथा अंत में रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।